दोस्तों 7 अक्टूबर को शुरू होने वाले इसराइली अटैक्स में अब तक 35,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं और ये तादाद हर गुजरते दिन बढ़ती चली जा रही है। और इस वीडियो के अपलोड होने तक न जाने कितने और फ़लस्तीनी इसराइली बमबारी का निशाना बन रहे होंगे। और दोस्तों ये वही लोग हैं जिनके पास अपने रहने के लिए भी थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं थी। ये दर बदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ठोकरें खाते थे, तब फ़लस्तीन ने इन्हें जगह दी, इन्हें रहने के लिए अपनी ज़मीन दी और आज ये वही लोग हैं जो फ़लस्तीन बच्चों बूढ़ों का कत्लेआम कर रहे हैं। अगर आपने मुसलमानों की बेबसी का अंदाज़ा लगाना हो तो आप इस बात से लगाएं कि 49 मुस्लिम कंट्रीज़ के होते हुए भी फ़लस्तीनी आज अकेले हैं। उन तक ना तो खाना पहुंच रहा है और अगर पहुंच भी रहा है तो उसमें कई दिन या हफ्ते गुजर जाते हैं, जिस दौरान न जाने कितने बूढ़े और बच्चे सिर्फ भूख से ही मर जाते होंगे। और इस पर अलमिया ये कि दोस्तों फ़लस्तीनियों के लिए कुछ किया जाए। अमेरिका की पार्लियामेंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इसराइलियों के लिए बजट पेश किए जा रहे हैं और जिनको पास भी किया जा रहा है, जबकि जंग गज़ा में लड़ी जा रही है। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी शहीद किए जा रहे हैं और मज़लूम कौन है? वो इसराइली जिनको रहने के लिए जगह फ़लस्तीनियों ने दी और जिन पर आज वही इसराइल जुल्म के पहाड़ डाल रहा है। खैर दोस्तों, अगर इसराइल की बात की जाए तो उसमें पहले दिन के अटैक में सबसे पहले हमास ने अटैक किया था। उस पहले दिन में 1200 इसराइली मारे गए थे। उस दिन से लेके 7 अक्टूबर से लेके आज तक ये तादाद 1200 से बढ़कर 1400 हुई है। यानी दोस्तों हमास के पहले दिन के अटैक्स में ज़्यादातर इसराइली मारे गए, जो कि 1200 की तादाद बताई जाती थी। उसके बाद आज तक यानी 6 महीने गुजरने के बाद ये तादाद मज़ीद 200 हलाकतों का इजाफा करते हुए 1400 तक पहुंची है। और दोस्तों ह्यूमन राइट्स की चैंपियंस बनने वाली ये वेस्टर्न कंट्रीज़ आज इस बात को इस तरह इग्नोर कर रही है, यानी 35,000 की अमवात को वो ये कहकर इग्नोर कर रही हैं कि हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है और इसराइल अपना ये पूरा हक इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये 35,000 अमवात इसराइल में हो चुकी होती तो क्या आप समझते हैं कि इन वेस्टर्न कंट्रीज़ का यही रिस्पॉन्स होता जो कि आज आपको नज़र आ रहा है। अब दोस्तों इसराइल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके अपने शहरी, जो कि हमास ने एक बड़ी तादाद में अपने पास कैद किए हुए हैं। इसके लिए दोस्तों हमास ने इसराइल को एक पेशकश की, एक डील करने की कोशिश की जिसमें उसने अपनी कुछ शराइत रखी और उसने कहा अगर इसराइल इन शराइत पर अमल कर लेगा तो हम इसराइली शहरियों को रिहा कर देंगे। तो दोस्तों हमास ने इसराइल के सामने ये शराइत रखी कि सीज़ फायर को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहली स्टेज में इसराइली फ़ौज को अल राशिद और सलाहुद्दीन स्ट्रीट्स, जो कि शमाल और जनूब हाईवेज को कनेक्ट करती है, उससे बाहर निकलना होगा ताकि फ़लस्तीनी अपने घरों की तरफ वापस जा सकें। और दूसरी स्टेज में इसराइल को परमानेंट सीज़ फायर का ऐलान करना होगा और ये ऐलान उसे इसराइली शहरियों के रिहाई से पहले करना होगा। यानी अगर इसराइल चाहता है कि उसके शहरियों को रिहा किया जाए तो सबसे पहले उसे परमानेंट सीज़ फायर का ऐलान करना होगा। तीसरी और आखिरी स्टेज में दोस्तों हमास का ये कहना था कि इसराइल को गज़ा में मौजूद तमाम मलबे को उठाना होगा और उधर रीबिल्डिंग का काम दोबारा शुरू करना होगा। और दोस्तों हमास का इसराइल को ये भी कहना था कि एक इसराइली के बदले उसे 50 फ़लस्तीनी छोड़ना होंगे और वो भी जो हमास चूज़ करेगा, इंक्लूडिंग 30 ऐसे जिनको इसराइल में सज़ाए मौत या उम्र कैद सुनाई गई है। दोस्तों ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हमास ने इसराइल के सामने पेश किए। इसके जवाब में दोस्तों नेतन्याहू ने ये कहा कि ये अनरियलिस्टिक डिमांड्स पर मबनी शराइत हैं। यानी नेतन्याहू ने इन डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया और ये भी कहा कि हम रफ़ा पर इन्वेड करने का प्लान अभी भी रखते हैं और हम कभी भी रफ़ा पर हमला कर सकते हैं। अब दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर कुछ माह पहले बहुत से फ़लस्तीनी रफ़ा की तरफ चले गए थे ताकि इसराइली बमबारी से अपने आप को महफूज रख सकें। अब नेतन्याहू का कहना है कि हम कभी भी किसी भी वक्त रफ़ा पर हमला कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस फैसले पर इसराइल पर बहुत दबाव है। इसके सबसे मजबूत तरीन एलाए वाशिंगटन से भी इस पर बहुत तनकीद की जा रही है और इसराइल को ये हमला करने से बाज रहने का ही कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसराइल बगैर किसी चीज़ की परवाह किए हर रोज़ सैकड़ों फ़लस्तीनियों को कीड़ों मकोड़ों की तरह मसलता जा रहा है और अब ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसराइल एक पूरा प्लान बना चुका है रफ़ा की तरफ हमला करने का और वो किसी भी वक्त किसी भी दिन ये हमला कर सकता है। अब आते हैं उस पॉइंट में जिसकी वजह से हमास और इसराइल के दरमियान ये डील तय नहीं पा रही। जैसा कि दोस्तों आप पहले जान चुके हैं कि हमास ने कुछ शराइत इसराइल के सामने रखी थी कि अगर इसराइल ये शराइत मान ले तो हम उसके इसराइली शहरियों को रिहा कर देंगे। उन शराइत में से एक पॉइंट ये था कि सबसे पहले इसराइल को परमानेंट सीज़ फायर का ऐलान करना होगा। अगर इसराइल चाहता है कि उसके शहरियों को रिहा किया जाए तो सबसे पहले उसे परमानेंट सीज़ फायर का ऐलान करना होगा। लेकिन दोस्तों नेतन्याहू ने इस बात का ये जवाब दिया कि
اسرائیل تب تک پرماننٹ سیز فائر نہیں کرے گا جب تک حماس پورے طریقے سے ختم نہیں ہو جاتی، یعنی جب تک ہم حماس کو اس کی جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینکتے ہم پرماننٹ سیز فائر کا اعلان نہیں کریں گے۔ ہاں، اس کے بدلے میں یہ ڈیل ہو سکتی ہے کہ جس طرح پہلے 3-4 اسرائیلی شہریوں کو رہا کرنے کے بعد کچھ دنوں کی جنگ بندی کی گئی تھی، اسی طرح کی یا اس سے ملتی جلتی یہ ڈیل کی جا سکتی ہے کہ حماس ہمارے تمام اسرائیلی شہریوں کو رہا کرے گا اور ہم اس کے بدلے میں عارضی جنگ بندی کریں گے، اور یہ عارضی جنگ بندی کچھ دنوں، مہینوں یا ہفتوں پر مبنی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اسرائیل اٹیک کرے گا اور تب تک اٹیک کرے گا جب تک حماس کو پورے طریقے سے اس خطے سے ختم نہ کر دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے دوستو، حماس کو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس اسرائیلی شہری ہی تو ہے جس کی بنا پر وہ اسرائیل پر پریشر ڈال سکتا ہے اور اپنی کوئی بھی بات منوا سکتا ہے۔ اور اگر حماس بغیر کسی پرماننٹ سیز فائر جیسے معاہدے کے بغیر اسرائیلی شہریوں کو رہا کرے گا تو اس کا مطلب ہے حماس نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے، کیونکہ دوستو یہ اسرائیلی شہری ہی تو ہیں جس کی بنا پر حماس اسرائیل پر پریشر ڈال سکتا ہے۔ جو ہی اسرائیلی شہری رہا ہوئے، اسرائیل وہ سب کچھ کرے گا جس سے وہ حماس کو پورے طریقے سے ختم کر سکے، اور یہ بات حماس کی لیڈرشپ بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے، اس لیے وہ یہ بات کو کہ عارضی جنگ بندی کی جائے گی اس بات پر کبھی بھی ایگری نہیں ہوں گے۔ تو دوستو، حماس اور اسرائیل کے درمیان جو ڈیل چل رہی تھی ہم نے وہ سب پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ حماس نے اسرائیل کے سامنے کون سی شرائط رکھی اور اس کے بدلے میں اسرائیل نے حماس کو کیا جواب دیا۔ فی الحال تو دوستو یہ ڈیل دور دور تک کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن دوستو اگر دیکھا جائے تو دونوں کو، حماس اور اسرائیل کو، اس وقت کسی نہ کسی ڈیل کی تو ضرورت ہے، کیونکہ اسرائیل کو اپنے شہری واپس چاہیے اور حماس یقیناً یہ چاہتا ہے کہ مزید فلسطینیوں کو جاں بحق ہونے سے بچایا جا سکے۔ اس کے لیے دوستو ظاہر ہے دونوں کو ایک درمیانی رستہ نکالنا ہوگا، یعنی ایک ایسی ڈیل کرنی ہوگی جس سے دونوں مطمئن ہوں، جس سے اسرائیل کو اپنے شہری واپس مل جائیں اور حماس کے لیے پرماننٹ سیز فائر کا اعلان کر دیا جائے۔ اور یہ ڈیل کیا ہوگی اور کس طرح ہوگی، اور یہ ڈیل کیا ہوگی بھی یا نہیں، اس بات کا دوستو ہمیں آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ تو دوستو یہ تھے وہ پوائنٹس جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ تفصیلاً شیئر کیے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔